अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, a number of scholars regarded Alexander as the great, but the long-term impact of the Alexander's invasion on India need to be re-evaluated. Now we know that Alexander's invasion took place in the Mahajanpad period in the 326 BC, where this king of Macedonia actually was very ambitious and wanted to be the conqueror of the world. Okay, that is why, since he had made a lot of efforts and he had controlled a lot of area in and around Macedonia and in Asia also, Central Asia तक आके Middle East पूरा का पूरा control करते हैं, which actually gave him this title of the Great Alexander. But in context of India, should we call him the Great Alexander? Was the achievements, was the impact of his invasion was so great that we should call him so? So some historians actually feel that the effort or the impact of Alexander's invasion is overemphasized. It was not actually that much. इतना भी कुछ नहीं हुआ था अलेक्जेंडर की इन्वेजन की वजह से that you should give him this you can say the epithet of the great. Okay, so that is why here Alexander's impact on India, Alexander's invasion's impact on India, we need to analyze it, and that is why this question is here. तो कितनी हद तक अब दोनों समझाना पड़ेगा, क्योंकि आंसर के अंदर उन्होंने, क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कमेंट वर्ड यूज़ किया है. सो यहाँ पर अब क्या चीज़ आपको बतानी पड़ेगी कि देखो, शुरू से फिर से क्वेश्चन को देखो. नंबर ऑफ स्कॉलर्स रिगार्डेड अलेक्जेंडर एज द ग्रेट. यस, तो कुछ स्कॉलर्स ने कहा कि वो ग्रेट, बट द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन ऑन इंडिया नीड टू बी रीवैल्यूड. लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है वो देखने की अभी ज़रूरत है, दोबारा से उसको रीवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है. यानी कुछ लोग तो मानते थे कि ग्रेट है, क्यों मानते थे, अब पहले तो उसको बताओ, क्योंकि कमेंट करने को बोला है तो पहले उस पर टिप्पणी करो कि अच्छा जी इसलिए कहते थे ग्रेट, ये इम्पैक्ट था जी इसका, बहुत बड़ा कॉन्करर था, उसमें कोई डाउट नहीं. बट क्या उसका इम्पैक्ट इंडिया पे ग्रेट था या नहीं, हम इसको इवैल्यूएट करने जा रहे हैं. सो येस, देयर वर सर्टन चेंजेस इन इंडिया जो कि अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बाद आते हैं, बट क्या वो इतने लॉन्ग टर्म थे कि सच में मैं ये कह सकूं कि अलेक्जेंडर का बड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इंडिया पे रहा है. तो वो रीवैल्यूएट करने के लिए यहाँ पर बातें हो रही. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कि अलेक्जेंडर जो किंग ऑफ मैसेडोनिया हैं 326 BC में आते हैं. तो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ से देते हुए फिर आप बता देंगे कि जब आते हैं तो ही ओनली इन्वेडेड द प्रोविंस ऑफ पंजाब इन द एरिया ऑफ पर्शियन एम्पायर, और ब्यास के बियॉन्ड ये नहीं जाते हैं. पर्शियन टेरिटरी जो है वहीं पर इनका एरिया जो है ख़त्म हो जाता था, यहाँ पर्शियन टेरिटरी यहाँ एंड हो जाती थी ब्यास के ऊपर, मतलब इसके बियॉन्ड नहीं गए. नंदा डायनेस्टी वॉज रूलिंग इन इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट अलेक्जेंडर डिड नॉट गो फर्दर for number of reasons. Like for example, his army was exhausted. They actually refused to fight, and they requested Alexander that they had come a long way. It's been months that they have not seen their families, and hence they are exhausted because of this long campaign, and thus they want to go back. In future, probably they would return and thus continue the campaign. So Alexander, now if considered as the great Alexander, he was great because of his army. There is no other factor, right? उसके लीडरशिप क्वालिटीज़ तो ऑफ कोर्स हैं ही हैं, लेकिन वो लीडरशिप दिखाने के लिए नीचे होने भी तो चाहिए कोई लोग, राइट? तो वो जो एक उसका पावर था, एक ऑरा था, दैट इज ऑफ कोर्स वाज देयर. बट अगेन ही वाज ग्रेट बिकॉज ऑफ दिस आर्मी. देन ही हैज़ टू गो बैक एंड सून ही डाइड. ओके, रास्ते में जाते जाते ही उनका डेथ हो जाती है. ही वॉज किल्ड बाय हिज ओन पीपल. ओके, बाय हिज ओन, यू कैन से देयर वर सर्टेन, ऑब्वियसली हर एक एरिया में कुछ कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑपोजिशन में लोग होते हैं हु वर जेलस ऑफ अलेक्जेंडर. सो दे फाउंड अ मोमेंट एंड use the opportunity to kill Alexander. Now let us analyze कि क्या वो impacts रहे हैं invasion on India के Alexander. Political impact में सबसे पहले तो जब अलेक्जेंडर यहाँ पर आते हैं, लाइक वी टॉक, कि पंजाब के प्रोविंस तक ही वो रह जाते हैं, ब्यास तक ही उनका कंट्रोल रह पाया. तो इसने किस तरीके से हेल्प की कि ये जितने भी इधर वाले किंगडम्स थे, नॉर्थ वेस्ट वाले, इनको इतना ज़्यादा वीक कर दिया गया था अलेक्जेंडर की आर्मी के द्वारा
कि जब आने वाले टाइम पे धनानंद के बाद मौर्यन एम्पायर का राइज होता है, चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं और वो एक एम्पायर इस्टेब्लिश करने की एफर्ट कर रहे हैं. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस एरिया वॉज वेरी यू कैन से ईजिली एसिमिलेटेड, ज़्यादा इसमें तकलीफ नहीं हुई थी. और अलेक्जेंडर का ये किया हुआ काम चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बड़ा बेनिफिशियल साबित हो जाता है. कोई ज़्यादा रेजिस्टेंस यहाँ से नहीं मिलती है, नंबर 1. दूसरा यहाँ पे फ़ायदा ये हुआ था कि अलेक्जेंडर जो है यहाँ पर वो एक बात सिखा गया, यहाँ पर एक लेसन हमें सिखा गया, रादर 2 लेसन्स. पहला लेसन तो ये था कि जो पाकिस्तान की बाउंड्री है जहाँ पर आज की डेट में हिंदू कुश माउंटेन्स पड़ते हैं, वो एरिया जो है दैट वाज वेरी वेरी रिच इन पासेस. वहाँ पे माउंटेन्स जो हैं बहुत बड़े बड़े पासेस हैं उसके अंदर, ताकि आप एक एरिया से दूसरे एरिया में क्रॉस कर सकते हो बड़ी इजीली. इन्हीं पासेस को यूज़ करके इन्वेजन्स इंडिया के अंदर अलेक्जेंडर ने करी थी. हैड इट बीन स्ट्रॉन्ग डिफेंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, धनानंद अगर कंट्रोल करते तो probably there would not be any Alexander coming to India. So hence at this point of time Chanakya had already realized, because he was witnessing this Alexander's episode. Later when he advised, became Purohit of Chandragupta Maurya, he advised him that if you want your empire to survive, if you want Magadhan empire to survive for long, then you must protect northwestern frontier, because time and again another Alexander will keep on coming and you will lose your empire one day. So in order to have that Akhand Bharat, the integral India, वो अखंड भारत बनाने के लिए आपको ये करना ही होगा, नहीं तो आगे कोई इन्वेजन्स हो जाने वाले. सो ये था पहला लेसन. लेसन नंबर 2 था कि पॉलिटिकल यूनिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब भी आप अपने एनिमी को डिफेंड करने के लिए जा रहे हैं. सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम डिटेल में अलेक्जेंडर की स्टोरी को देखते हैं तो पंजाब के एक राजा थे जिनका नाम था अम्भी. उन्होंने एक्चुअली साथ दे दिया था अलेक्जेंडर का अगेंस्ट पोरस, which actually resulted in the defeat of Porus later. तो अगर आप सोचो कि ये यूनाइट हो जाते तो अलेक्जेंडर कभी एंटर ही नहीं कर पाते इधर, एंड ये एपिसोड होता ही नहीं, राइट? बट उस वक्त पे ये चीज़ नहीं दिखाई गई और यहाँ पर देखा गया कि अलेक्जेंडर एंटर करते हैं. वो तो चलिए आगे नहीं गए बट ही कुड गो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था. कमर्शियल इम्पैक्ट क्या रहा? अब जब यहाँ से आते हैं अलेक्जेंडर, तो क्योंकि कई सारे अपने ग्रीक गवर्नर्स को प्लेस किया, पूरा एरिया ग्रीक्स के अंडर हो चुका है टू द लेफ्ट ऑफ इंडिया, इंडियन टेरिटरी. सो यू विल सी दैट नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स द कमिंग डेकेड्स के अंदर the contact of India with the rest of the world, with the Greeks, will actually increase, and this will result in greater trade contacts. It will result in greater commercialization of this area, and ट्रेड रूट्स जो हैं अब बहुत ही बढ़िया से बना दिए जाएंगे, एकदम एलैबोरेटेड हो जाएंगे और लोगों का आना जाना लगा रहेगा, आइडियाज़ ट्रैवल करते रहेंगे. ठीक. कल्चरल इम्पैक्ट की जहाँ तक बात है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर थी कि अलेक्जेंडर जहाँ जहाँ आए उन्होंने वहाँ आते हुए बहुत सारे सिटीज़ का फाउंडेशन लेड किया. ही क्रिएटेड देम टू दैट ग्रेट लेवल. मिलिट्री पोस्ट थी वहाँ पे लोकेटेड. जब अलेक्जेंडर यहाँ पर नहीं रहते हैं, बाद में जो लोग यहाँ पर उनके गवर्नर्स सेटल हुए जो कि लेटर ऑन अपने एम्पायर्स एस्टैब्लिश करते हैं इंडिपेंडेंटली, उन लोगों ने उन एरियाज़ को एज अ ट्रेड सेंटर्स बना दिया, बिकॉज वहाँ से ट्रेड पाथ पास होता था. तो ऑटोमेटिकली वो एरिया जो था बन गया क्या, एक ग्रेट ट्रेड सेंटर, तो जिसने हेल्प किया इंडिया को. कल्चरल इम्पैक्ट में देखें तो सबसे पहले गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट की बात ज़रूर की जाएगी. इट वाज वन ऑफ द स्कल्पचर आर्ट जो कि बुद्धिज़्म से कनेक्टेड थी, लेकिन इस रीजन ऑफ गंधारा के अंदर सिंस ग्रीक कल्चर बहुत ज़्यादा इन्फ्यूज़ हो चुका था, आने वाले टाइम पे इंडो ग्रीक्स आने वाले हैं, राइट, पोस्ट मॉडर्न पीरियड के दौरान. उस वक्त की ये आर्ट है जो राइज कर रही है. लेकिन ये इंडो ग्रीक्स का आना पॉसिबल हो ही क्यों पाया? बिकॉज अलेक्जेंडर एट वंस हैड कम टू इंडिया, और उन्होंने अपने साथ लेकर जब आते हैं तो बहुत बड़ा एरिया ग्रीक्स के अंडर कर दिया था. सो नाउ द ग्रीक पॉपुलेशन वॉज लिविंग इन दिस एरियाज एंड लेटर दे वर अट्रैक्टेड टू इंडिया. तो इंडो ग्रीक्स आते हैं भारत के अंदर. उस वक्त पे गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट बहुत फ्लरिश करती है, पेट्रनाइज करी गई इंडो ग्रीक्स के द्वारा.
जिसके अंदर बुद्धिज़्म की मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं, लेकिन उसके अंदर ख़ास बात ये थी कि ग्रीक फीचर्स जो हैं वो डाले जा रहे हैं, बिकॉज द आर्टिसंस एंड द प्रोमोटर्स जो पेट्रनाइज कर रहे हैं द किंग्स, दे वर ग्रीक्स। तो इन्होंने भगवान के बहुत सारे ऐसे डिफरेंट फीचर्स बनाए जिससे कि आप देख सकते थे कि भगवान जो हैं, ये हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड में कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे इसको डिटेल में, कि भगवान की मुस्टैशेस बनाए हैं भगवान बुद्ध की, बियर्ड बना रहे हैं बुद्धा की, और कर्ली हेयर बना रहे हैं, मैस्कुलिन बॉडी बना रहे हैं, बहुत ब्रॉड बॉडी, टॉल बॉडी बनाया है इन लोगों ने, एकदम हैवी फोल्ड्स वाला इन्होंने ड्रेप दिया यहाँ पर बुद्धा को। सो लाइक दे इमेजिन देयर ग्रीक गॉड्स, इन द सेम वे दे इमेजिन्ड लॉर्ड बुद्धा ऑल्सो, whereas Buddha was not at all like this. He was never that broad body, the tall one, or the very masculine one. No, he was very lean body one. And also इनके तो ribs नज़र आते थे, कहीं पर भी ऐसा muscular body जो है वो नहीं नज़र आएगा आपको. So it was their manifestation. It was their imagination of Lord Buddha, which actually resulted in the rise of this type of art. ग्रीक कॉइनेज की जहाँ तक बात है, ग्रीक के कॉइन्स बहुत बहुत ज़्यादा हमारे लिए फेमस होते हैं, बिकॉज व्हेन इंडो ग्रीक्स की बात मैं फिर से करूँगी, व्हेन दे केम टू इंडिया दे एक्चुअली इंट्रोड्यूस दिस कॉइनेज वेयर द फेस ऑफ द किंग वॉज मेड ऑन द obverse side, that is the front side of the coin, and on the back side, that is the reverse side, any god of Greeks was made. लेटर ऑन इंडिया के अंदर भी ऐसे सिक्के बनने लगे जहाँ पर फ्रंट में राजा का फोटो है, बैक साइड पे हमारे इंडियन गॉड्स हुआ करते थे। गुप्तास के सारे कॉइन्स ऐसे ही हैं और आने वाले टाइम पे इसी तरीके से रहे। तो इंडो ग्रीक्स का, या ऐसा कहूँ ग्रीक्स का ये कंट्रीब्यूशन था, और ग्रीक्स का यहाँ आना तभी पॉसिबल हो पाया जब ये जो एक बैरियर था, ये बैरियर ओपन कर दिया था अलेक्जेंडर ने, तो आना जाना अब बहुत ही कॉमन होता रहा था। लास्ट इज ग्रीक एस्ट्रोनॉमी, अ लॉट वी हैव लर्न फ्रॉम इट. Vara Mira, we'll study in the Gupta period. He's the one who has learnt all the Greek astrology, astronomy, and had translated the books of Greek astronomy into Sanskrit. तो उन्होंने आप देखो किस तरीके से एसिमिलेशन किया है इंडियन कल्चर के अंदर इस नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी का, जो कि यूज़ होती थी फॉर फ्यूचर टेलिंग. ओके, तो ये आर्ट जो है इसके अंदर क्या करते थे, हमारे यहाँ पे तो जो एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड होती थी दैट वाज रिलेटेड टू प्लैनेट्स, लेकिन यहाँ पे ग्रीक एस्ट्रोलॉजी में स्टार्स को स्टडी किया जाता था. तो इसीलिए ग्रीक एस्ट्रोनॉमी की जो स्टडी ऑफ स्टार्स, जो आज की डेट में आप जोडियाक्स को देखते हो, है ना, जो मॉडर्न जोडियाक्स दिखते हैं जिसमें कॉन्स्टलेशंस की बात होती है, ये सारे के सारे जो हैं दिस इज़ फ्रॉम द ग्रीक एस्ट्रोनॉमी. नाउ the long term impacts needed to be reevaluated here. Now let us understand कि क्या इतना भी बड़ा impact था या नहीं. So ऐसा देखा गया कि अलेक्जेंडर का जो टाइम पीरियड है एक तो वो ज़्यादा लंबा नहीं था, इट वॉज जस्ट 19 months. 19 months इज़ नथिंग फॉर अ किंग टू सस्टेन अ लॉन्ग रूल. तो कुछ भी नहीं था ये. तो ऐसा कहा गया, विंसेंट ए स्मिथ जो हैं वो एक हिस्टोरियन है, यूरोपियन हिस्टोरियन, जो ये ऐसा कहते हैं दैट ही came like a whirling wind and he came like a storm and he went away like a whirling wind. तो जितनी तेज़ी से आया था उतनी तेज़ी से वापस भी गया, और कुछ यहाँ पर सब्सटैंशियल नहीं करके गए. ऑलरेडी कहते यहाँ पर इतना कुछ हो रहा था, ऑलरेडी इतनी प्रोग्रेस थी कि ग्रीक्स यहाँ पर कुछ ऐसा मैग्निफिसेंट या रेवोल्यूशनरी नहीं करने जा रहे थे जो पहले था ही नहीं. ठीक है, पहले भी यहाँ चीज़ें एग्जिस्ट करती थी. तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है दैट some scholars hold that the invasion of Alexander was an incident of minor importance in ancient Indian history, and his name in the Indian history comes like a flashlight. Flashlight में से आया और गया, which shines for a few moments and then fades into darkness. सर क्यों कहा? It was merely a border invasion. बहुत ही आपको अभी बात किया हमने कि सिर्फ पंजाब एरिया तक ही, ज़्यादा कोई इन्वेड किया ही नहीं है. तो ऐसा तो इन्वेजन कह रहे हैं हम लोग, तो दैट इज़ लाइक quite a small area. नंदा डायनेस्टी उस वक्त पे रूल कर रही है और वहाँ तक पहुँचे ही नहीं है. He had a short stay, like I said, 19 months only, and he came like a storm and went back like a whirlwind. This was said by Vincent A. Smith, an historian, European historian. Indian civilization had already developed, बड़ा flourishing trade यहाँ पर था, second urbanization already यहाँ पर आ चुकी थी, और ऑब्वियसली फिर इनके आने से हाँ हम ये कह सकते हैं एनहांस ज़रूर हुआ है, लेकिन कोई लंबा इम्पैक्ट इसका रहा इन्हीं की वजह से ऐसा नहीं था. He did not fight the real political power in India
फाइट ही नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली उनका इम्पैक्ट जो है तो वो तो तब रहता कि अगर हम ये कहते कि यार जो मेन पॉलिटिकल पावर निंदास थे मगध के राजा, उनको हराते तो फिर यहाँ ग्रीक का रूल होता, फिर कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते थे, कोई मेजर चेंज इन पॉलिटिकल सोशल या इकोनॉमिक फील्ड आता, ओके। बट अभी तक ऐसा कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमें देखने को यहाँ पर नहीं मिलता है। फिर कंक्लूजन के अंदर आपको बैलेंस करना है दोनों आइडियाज़ को, जहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि वापस जाते हुए ऐसा आप कह सकते हो, दस वाइल ही रिटर्न द एरियाज ऑक्युपाइड बाय हिम वेंट अंडर द न्यूली राइजिंग किंगडम्स। तो यहाँ पे आप उनका फेलियर दिखा रहे हैं, थोड़ा सा फेलियर भी नहीं कहूँगी, आई वुड से थोड़ा एक ये चीज़ की दैट ही हैड द इम्पोर्टेंस इज लेस, बेसिकली वी आर ट्राइंग टू अंडरलाइन दैट। सो ये वेंट अंडर द न्यूली राइजिंग मौर्यन एम्पायर आ जाता है, जैसे ही वो यहाँ से निकलते हैं और वैसे ही पीछे से चंद्रगुप्त मौर्य का राइज होता है और वो कंट्रोल कर लेते हैं। Thus we can say that he did not have any permanent effects on India, नहीं थे, लेकिन yet his invasions actually यहाँ पर पूरे तरीके से इसको फेलियर नहीं कह सकते, बिकॉज इसने यहाँ के रिच कल्चर को एक इनपुट दिया है जो आज भी हमें देखने को मिल रहा है इन सम ऑफ द अदर फॉर्म्स। In fact, I will tell you, a concept of open theatres was also introduced by Greeks. It was not in India. The stage performances that you see today, आप अपने ऑडिटोरियम्स में देखते हो, ओपन ऑडिटोरियम्स का कॉन्सेप्ट जो था वो ग्रीक्स लेकर आए थे, जिसको यावना कहा जाता था। ये भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, जहाँ पे कल्चरल एस्पेक्ट था वहाँ पे एक पॉइंट ऐड हो सकता है। सो ओपन थिएटर्स का कॉन्सेप्ट लेकर आना, बैक स्टेज का कॉन्सेप्ट, फ्रंट पे स्टेज होगा, स्टेज के आगे से कर्टन्स का आना और बंद होना और खुलना, ये सारा का सारा इन्होंने दिया। अ नरेटर हैज़ टू बी प्रेजेंट ऑन द डायस, जैसे हम आज की डेट में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे हम लोग प्रोग्राम्स देखने जाते हैं, स्टेज परफॉर्मेंसेस देखते हैं, प्लेज वर परफॉर्म, डांसेस वर परफॉर्म, तो उस वक्त पे आप जब देखने जाते हो तो एक नरेटर जो होता है वो कोऑर्डिनेट कर रहा होता है सारी इस एक्टिविटी को जो भी होने वाली होती है, राइट। तो ये नरेटर का कॉन्सेप्ट भी ये लोग लेकर आए थे, बैक स्टेज का कॉन्सेप्ट ये लोग लेकर आए। सो कहने का मतलब ये परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है इंडिया के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ओपन थिएटर्स एक्चुअली केम फ्रॉम ग्रीस, ठीक है। तो कल्चर को बहुत एनरिच किया है, आज भी हम देख रहे हैं ऐसी कॉइन्स हमें आज भी देखने को मिलती हैं। दो चलो आज की डेट में राजा नहीं है, लेकिन आप एम्बलम को देख रहे हो वहाँ पर है ना, कॉइन्स के ऊपर देखने को मिल रहा है। किसी न किसी तरीके से वो एक रिजेंबल करता है अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ओके। ऑल्सो दिस एनहांस द प्रॉस्पेरिटी, एक लिंकेज जो उसने यहाँ पर बना दिया था, एक कह सकते हो कि कॉन्टैक्ट, कमर्शियल कॉन्टैक्ट जो बन चुका था, ही ओपन्ड द डोर्स ऑफ द वेस्ट फॉर इंडिया। जो आने वाले पीरियड्स में, पोस्ट मॉडर्न पीरियड की बात मैं कर रही हूँ, ट्रेड को इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ट्रेड रूट्स इतने बढ़िया बनाएंगे आप देखना मॉडर्न पीरियड में, फिर उसके बाद पोस्ट मॉडर्न में तो ये नेक्स्ट लेवल पे ट्रेड पहुँच जाने वाला है। तो अगर ये नहीं करके जाते, सो देखो हो तो फिर भी जाती हैं चीज़ें, लेकिन टाइम लगता है उन चीज़ों में। ये चीज़ के होने से एक स्मूथनेस आ चुकी थी, सो वी वॉन्ट कॉल इट एन एंटायर फेलियर, और कुछ को इम्पैक्ट रहा ही नहीं। हाँ, कुछ लंबा इतना कुछ नहीं कह सकते, लेकिन येस इट हैज़ गिवन certain you can say boost to the culture of India, जहाँ पर enrich किया है, I would say enrichment of Indian culture हुआ है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बुद्धा's teachings could be helpful in understanding and resolving the problems of today's society, analyze critically। critically मतलब आपको अब थोड़ा सा criticism भी यहाँ पर देना होगा, क्या fully बुद्धिज्म के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है that is correct or that you could relate to the present day times or not, ये थोड़ा analyze करना है। So coming directly to the इंट्रोडक्शन पार्ट, जहाँ पर आप लिख सकते हो कि बुद्धिज़्म कैसे रोज़ होता है कि हेटेरोडॉक्स सेक्ट की तरह राइज करता है 6th सेंचुरी BC के अंदर, जिसके अंदर जो आइडियाज़ बुद्धा ने यहाँ पर दिए वो दैट कुड एक्चुअली सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ टुडेज टाइम्स या रियलिटीज़ ऑफ द आज के साथ वो रिलेट कर पाता है। फिर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि टीचिंग्स ऑफ बुद्धा क्या क्या है, तो आपने ना यहाँ पे देखो बहुत सारा है भाई, मैटर तो बहुत ही सारा है, लिखना मुश्किल हो जाएगा, इतना मैटर है, क्योंकि आता बहुत होता है और उसको कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ कि मैं सारे पॉइंट्स लिखूँ, बट ऑफ कोर्स दिस इज़ एक्चुअली अबाउट टाइम मैनेजमेंट। सो हूसोएवर इज़ एक्चुअली प्रैक्टिसिंग दिस क्वेश्चंस, प्लीज़ इसको टाइम लिमिट में करना, क्योंकि अदरवाइज आपके आंसर प्रैक्टिस का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है।
I want you to do it in time limit because that will actually enhance your answer writing. सिंपल आंसर लिख देने से, एक आंसर को आप आधे आधे घंटे में लिख रहे हो, वोंट मेक अ डिफरेंस टू यू. ओके, और मैं आपकी आंसर इवेल्युएट करते हुए ये चेक रखूँगी, आपने वर्ड लिमिट क्रॉस किया, नेगेटिव. ओके, दैट इज़ नॉट गुड टू मी, वो चीज़ नहीं एक्सेप्ट. ओके, तो यहाँ पे एज अ मॉडल आंसर भी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उस वर्ड लिमिट 250 वर्ड की लिमिट जो है मैं एक लेके चलती हूँ सारे क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि अगर दोबारा भी कभी आना है तो एटलीस्ट 250 तो पूछेंगे ही ना. 250 का 150 करने में जोर नहीं लगेगा, 150 का 250 करने में जोर लगेगा. ठीक है, क्योंकि कम को ज़्यादा नहीं कर सकते, ज़्यादा को कम ज़रूर कर सकते हो. ओके ना, सो दैट इज़ वाई कोशिश यही रखनी है कि 250 वर्ड लिमिट आपका क्रॉस नहीं होना चाहिए. सो आई चेक दैट. जो भी लोग मुझे आंसर शीट्स भेज रहे हैं आज मैं देखूंगी. पार्थ की कुमार पार्थ सारथी जो हैं उन्होंने मुझे भेजी हुई है आंसर शीट्स, सो आई विल चेक दैट. आई थिंक आशुतोष इज गोइंग टू सेंड, ही वाज सेइंग दैट. सो लेट अस सी. नाउ बताते हुए यहाँ पे तो ना क्लब करने की ट्राई करा करो कुछ कुछ पॉइंट्स को. जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या क्लब कर दिया, मैंने 4 नोबल ट्रूथ्स को क्लब कर दिया, अष्टांग मार्ग के बारे में बता दिया, सारा 4 नोबल ट्रूथ एक लाइन में बता दिया. क्या कि 4 नोबल ट्रूथ हमने ये भी बता दिया कि हमें ये बात पता है. ठीक है, बुद्धिज़्म की ये रिलेट करते हुए उसकी एक आइडियोलॉजी को, फैक्चुअल नॉलेज को कॉन्सेप्ट के साथ. दैट अकॉर्डिंग टू 4 नोबल ट्रूथ्स ही टॉक्स अबाउट दैट देयर इज सफरिंग एंड देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग. वो कॉज ऑफ सफरिंग क्या है? द डिजायर्स एंड अटैचमेंट्स ऑफ अ पर्सन. ये जो डिजायर्स और अटैचमेंट है, लेकिन इससे यू कैन गेट रिड ऑफ देम एंड दैट पाथ इज अष्टांग मार्ग, ये बताया गया. तो मतलब पहले तो आप एक्सेप्ट करिए दैट बीइंग ह्यूमन यू विल सफ़र. तो ये भी आज की डेट में ट्रू है. हम अपनी प्रॉब्लम्स को लेके क्रिब करते रहें, है ना, ये भी सही नहीं है. वी शुड बी होपफुल ऑफ द फैक्ट कि नहीं, दिस इज़ गोइंग टू इम्प्रूव, दिस इज़ गोइंग टू बी बेटर. ओके, अभी कोई डिज़ायर और अटैचमेंट को लेके मुझे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है. आई विल टेक केयर ऑफ इट इवेंचुअली. ओके, मतलब दिस इज़ अ फेज. ओके, ये भी चीज़ को याद रखना है. और प्लस यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि बुद्धिज़्म टॉक्स अबाउट नो डिज़ायर्स एंड अटैचमेंट्स, जो आज के टाइम पे प्रॉब्लमैटिक है. ये है इसका क्रिटिसिज्म. तो जब क्रिटिक आगे मैंने मेंशन किया हुआ है, लेकिन एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ आपको साथ में, कि ये इसका इशू है कि अगर आज की डेट में मटेरियल लाइफ में आप देखोगे, यहाँ पर तो आज की डेट में गोल अगर हमने कोई अचीव करना है, सो वी विल ऑलवेज, ऑब्वियसली डिज़ायर है तभी हम वो गोल की बातें कर रहे हैं. सो ऑल टुगेदर दिस पर्पस डिफीट्स कि जहाँ पे आप डिज़ायर और अटैचमेंट छोड़ने की बात करो. हाँ, इसको अगर दूसरे तरीके से देखो कि जो भी है उसमें कंटेंटेड फील करो. एक तो जो सेटिस्फैक्शन की कमी हो जाती है उसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, ग्रीड उसके ज़्यादा बढ़ जाती है. तो जो भी है उसमें सेटिस्फाइड महसूस करो. हाँ, इम्प्रूव करने के बारे में सोचो, लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो गिव योर सेल्फ टाइम. इसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं मॉडर्न टाइम्स में. ठीक है, बट एग्जैक्टली बुद्धा ने यहाँ पर, क्योंकि जो हमारी आज की डेट की नीड्स हैं मॉडर्न टाइम्स की, उसको ये चीज़ अंडरलाइन नहीं करती है. इन हिज 8-fold पाथ ही एडवोकेट्स टू स्पीक ट्रूथ ऑलवेज, अनसेल्फिश एक्शन की बात करते हैं. तो यू नो दैट राइट स्पीच, राइट फेथ, राइट एक्शन, राइट नॉलेज, राइट कैरेक्टर, राइट माइंडफुलनेस, राइट विजडम, राइट कॉन्सेंट्रेशन, ये सभी चीज़ों की बात यहाँ पर बुद्ध करते हैं अष्टांग मार्ग में. तो उसको सिंप्लीफाई करके लिख देना, सारा लिखने की जरूरत नहीं है, राइट ये राइट वो. तो जस्ट राइट द एसेंस ऑफ इट. ओके, क्योंकि नहीं है इतना, आपके पास स्पेस नहीं है. ही लेड अ कोड ऑफ कंडक्ट को एक लाइन में बता दो. क्या क्या बताया? नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग, ट्रूथ, नॉन एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ के बारे में बात करें. दिस इज नॉट जस्ट फॉर द संघ, दिस इज फॉर द लेटी ऑल्सो, द उपासक्स, मतलब द कॉमन वंस हु, जो लोग मंक्स नहीं बनना चाहते, नन्स नहीं बनना चाहते, वो भी तो इस धर्म को फॉलो कर रहे हैं. तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पर बुद्ध ने उसका तरीका बदल के उनको एक्सप्लेन किया था. ठीक है, नो सेक्सुअल मिसकंडक्ट, इसका अब लेटी के जीवन पे कैसे इसको अप्लाई करेंगे? नॉन एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, एक लेटी के जीवन पे कैसे इसको यू विल अप्लाई दैट? सो इसका मतलब ये है दैट यू शुड नॉट बी ग्रीडी, यू नो, यू शुड नॉट सीक इन कलेक्टिंग द गुड्स, इन कलेक्टिंग द प्रॉपर्टीज. तो वो चीज़ अल्टीमेटली आपको नुकसान पहुंचाएगी. जो नीड है वो उसके ऊपर फोकस करो. ठीक है, फिर उसके बाद सेक्सुअल मिसकंडक्ट का मतलब ये है कि इफ़ यू आर अ मैरिड पर्सन, तो बी लॉयल टू योर पार्टनर एंड डू नॉट इंडल्ज इन एनी अफेयर्स.
कोई और एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आप इन्वॉल्व नहीं हो, बी लॉयल टू द वन जिससे आपने मैरिज किया, जिसके साथ आपका एसोसिएशन है. He laid stress on doctrine of karma also, where he is saying that this karma is very important. It has to be positive, only then you will be out of this cycle of rebirth. नहीं तो ये cycle continued रहेगा और salvation नहीं मिल पाएगी. तो karma is very important. इसीलिए नॉन वायलेंस वगैरह देखो सब चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं. He emphasized spirit of love, compassion towards all. ये तो उनकी लाइफ का लेसन था. Compassion not just towards the humans but towards the birds, animals, trees, plants, everything. He opposed discrimination based on varna caste. He focused on harmonious social relations, a cohesion, because संघ का मतलब ही togetherness है, इकट्ठा मिलके रहना. तो बात ही social, एक इकट्ठे रहने की बात करें, कोई एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, सोशल रिलेशंस को बनाने की बात कर रहे हैं. वेलकमिंग ऑल द वर्नास, देयर वाज नो कास्ट बैरियर, नो वर्ना बैरियर हियर. तो ये चीज़ जो है एम्फेसिस डाल रही थी इस बात पे कि इट इज़ एन ऑल, यू कैन से ऑल वेलकमिंग इंस्टीट्यूशन. ऐसा था ये. The Sangh itself could signify that this is all assimilating nature of Buddhism, जो कि social correlation की बात कर रहा है और किसी भी वर्ण बैरियर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. बट द प्रॉब्लम हियर इज, क्रिटिक में अगर हम कहें यहाँ पे, तो वर्ण सिस्टम को रिकॉग्नाइज ज़रूर करते हैं यहाँ पे बुद्ध, हाँ डिस्क्रिमिनेशन को डिनाई कर रहे हैं, बट ही सेज दैट यस देयर इज वर्ण सिस्टम. एट द सेम टाइम जाति को लेकर भी यहाँ पर उन्होंने बुद्धिस्ट टेक्स्ट रेफर करते हैं कि कई जातियों का नाम यहाँ पर भगवान बुद्ध ने लिया, और कहीं पर भी ये एविडेंस नहीं है कि उन्होंने इसको डिस्करेज किया हो या कहीं पर कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट कुछ कहा हो. ऐसा एविडेंस नहीं है. कहा हो सकता है लेकिन एविडेंस नहीं है, ये कहा जा रहा है. तो ये है इसका क्रिटिक. ओके, फाइनली आप नीचे आके लिख देंगे कि ठीक है कुछ लिमिटेशंस ऐसी हो सकती हैं, लेकिन आज भी एक गाइडिंग लाइट की तरह आज की मॉडर्न लाइफ को ये एक ऐसा यू कैन से एक पाथ जो है वो दिखा रहा है, विच विल मेक दिस कॉम्प्लेक्स लाइफ ऑफ वर्ल्डली डिजायर्स एंड अटैचमेंट समवॉट ईजी, है ना, उसको थोड़ा आसान बनाने का प्रयास यहाँ पर किया गया. तो ऐसे आप कंक्लूजन लिख के आगे ख़त्म कर देंगे आंसर को. ठीक है.